बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा इंट्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। ठीक है, सेलुलर लेवल पढ़ रहे थे। ठीक है, सेलुलर लेवल में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आगे हम लोग जितने भी सेल्स होते हैं, सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर में डिटेल पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो हमारा पिछले वाला लेक्चर देखकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक जो आज की हमारी टॉपिक है, ये भी हमारा एक टाइप का सेल का पार्ट है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? सेल का पार्ट है। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन, कौन सी टॉपिक है हमारी? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। देखिए, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जैसे ये हमारा फोन है। ठीक है, ये जो हमारा फोन है, ये हमारा क्या है? मान लीजिए पीछे से दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा फ्रंट है, फोन का फ्रंट है। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्विच ऑफ पड़ा है। ठीक है, अगर आप इसको चलाएंगे, चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? पावर देना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे आप? इसको बिजली से, इसका चार्जर से क्या करेंगे? इसको पावर देंगे। जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगी। अब इसमें जो भी आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, गूगल चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। लेकिन यूट्यूब गूगल चलाने से पहले आपने फोन को क्या दिया? एक पावर दिए, एक एनर्जी दिए। ठीक है, तब जाके ये आपका फोन पूरी तरह से वर्क कर रहा है। इसके पहले इसके पास पावर नहीं था तो क्या ये हमारा फोन ऑन हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो वैसे जो हमारी बॉडी है, जो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको वर्क करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ठीक है, हमारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से मिलती है। ठीक, किससे मिलती है? फूड से, जो हम खाते हैं उससे मिलती है। तो फूड में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गया। वो क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी में जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद एब्जॉर्ब हो, स्टमक में जाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक एनर्जी देते हैं। ठीक है, तब जाके हमारी बॉडी वर्क करती है। तो जो हमारा ये सेल है, अभी हम क्या बताएं, जो हमारी ये बॉडी होती है वो हमारी कितने सेल से, मतलब हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, वो हमारे सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो भाई सेल का भी तो अपना एक वर्क रहता है, सेल का भी तो अपना फंक्शन रहता है। तो सेल को फंक्शनिंग करने से पहले सेल को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी क्या करता है? वो उसको भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे सेल को एनर्जी कैसे मिलती है, उसी को हम समझेंगे किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझिए।
ठीक है, जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, लेकिन बॉडी को एनर्जी मिलेगा तब ना बॉडी वर्क करेगी। अगर बॉडी को एनर्जी ना मिले, आप 3 दिन मत खाइए, ठीक है, कुछ भी मत खाइए, खाना पीना कुछ भी मत खाइए, आप बेड से उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी वाइटल होती है, मतलब हमारे एक सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ताकि इसी प्रोसेस से हमारी सेल क्या करती है, सर्वाइव करती है और अपना जीवन यापन करती है और अपने फंक्शनिंग को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कर रहा है ये पॉइंट? दिस मूवमेंट इज वाइटल फॉर सेल सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। तब सेल को जिंदा रखने के लिए और उसके फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या, ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल आर सेलेक्टिवली, ठीक है, फिर से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल आर सेलेक्टिवली परमेबल विच अलाउ ओनली सेल सम सबस्टेंस टू क्रॉस इट। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सिर्फ कुछ ही सबस्टेंस को अलाउ करती है क्रॉस करने के लिए, सेल में जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर आने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अभी आगे पढ़ते हैं, लिपिड आगे बताते हैं इस वाली टॉपिक को। ठीक है, फिर से देखिए क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फिर से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल आर सेलेक्टिवली परमेबल विच अलाउ ओनली सम सबस्टेंस टू क्रॉस इट। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वह कुछ ही सबस्टेंस को क्या करती, अलाउ करती है हमारे सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम बताए थे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले को हम लोग इंटरनल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो हमारा बाहर का होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हमारी क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बांटती है इन्वायरमेंट को, सेल के अंदर वाले भाग को और सेल के बाहर वाले भाग को बांटती है। ठीक है, सेल पढ़िए उसमें समझ में आएगा। तो जो हमारी सेल के बाहर वाली जो होती है उसमें हमारा क्या भरा रहता है, उसमें हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा रहता है। सेल के अंदर वाले फ्लूइड को हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब सबस्टेंस पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर वाला हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बताएं इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्या करती है, बांटती है, मतलब एरिया को बांटती है। नहीं समझ में आया तो सेल वाली टॉपिक उठाइए, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, ये हमारे सबस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सबस्टेंस है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस, ढेर सारे सबस्टेंस हैं, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस। जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ये कुछ ही सबस्टेंस को क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, कुछ ही सबस्टेंस को, जैसे सबको नहीं अलाउ करेगी लेकिन कुछ सबस्टेंस को करेगी। ठीक है, अभी बता रहे हैं कुछ ही सबस्टेंस को क्यों करती है। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जो कि मेडअप होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। ठीक है, एंड अलाउ सबस्टेंस टू मूव थ्रू इट, और ये क्या करती है, ये सबस्टेंस, जो हमारे सबस्टेंस होते हैं उसको अपने थ्रू क्या करती है, अलाउ करती है मूव करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड अलाउ सबस्टेंस टू मूव थ्रू इट। मतलब वही बता रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, ये सबस्टेंस को अपने द्वारा क्या करती है, मूव करने के लिए अलाउ करती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बताएं कि जो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है वो कुछ ही सबस्टेंस को क्यों अपने अंदर लेती है। ठीक है, देखिए, जो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ ही सबस्टेंस को क्यों अलाउ करती है सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है, जो हमारी
ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड। तो जो हमारी ये लेयर है इसका नेचर क्या है? इसका नेचर है लिपिड, लिपिड नेचर की है, लिपिड नेचर की ड्रग है, ठीक है, मतलब लिपिड नेचर की क्या है? ये लेयर है। अब इतने कंपोनेंट से जो कंपोनेंट हमारा लिपिड नेचर का रहेगा वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और जो कंपोनेंट हमारा नॉन लिपिड नेचर का रहेगा, मतलब हमारा वाटर सॉल्युबल रहेगा, वो हमारा इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए अलग से बैरियर पड़ती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही सब्सटेंस को अंदर क्यों आने दे रही है, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हमारा इसलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो हमारी लिपिड नेचर की रहती है, और इतने में से जो भी सब्सटेंस हमारे लिपिड नेचर के रहेंगे वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलता, और आगे देखिए क्या कर रहा है ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट को फिर से समझिए। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन व्हिच इज मेड अप बाय फास्फोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड अलाउ सब्सटेंस टू मूव थ्रू इट, ठीक है, ये बात समझ में आई? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या करते हैं? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे सब्सटेंस को अपने द्वारा क्या करती है? अलाउ करती है मूवमेंट करवाने के, मतलब मूव करवाने के लिए, इसकी वजह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? फिर से देखिए क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा जो रहता है वो सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करता है? सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने से क्या करता है? बाहर जाने के लिए क्या करता है? अलाउ करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं, और जो ये हमारा सब्सटेंस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर सेल के बाहर, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट होता है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि सेल हमारी पूरी तरह से अपना फंक्शनिंग शो कर सके और अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ ही सब्सटेंस को सिलेक्ट करके अपने अंदर जाने देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो लिपिड नेचर की होती है, ठीक है, वो लिपिड नेचर की हो जाती है, वो बनी ही फास्फोलिपिड बाइलेयर की, तो किसकी नेचर की हो जाती है? वो लिपिड नेचर की हो जाती है, लिपिड नेचर, ठीक है। तो जो सब्सटेंस हमारे लिपिड नेचर के रहेंगे वो इजीली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएंगे, और जो सब्सटेंस हमारे नॉन लिपिड नेचर के रहेंगे उसके लिए हम लोग बैरियर का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? वो सब्सटेंस का मूवमेंट, देखिए ये 4 वर्ड है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस वर्ड को समझ गए तो आपके लिए जो हमारा एक क्रॉस मेम्ब्रेन होता है, ट्रांसपोर्ट एक क्रॉस मेम्ब्रेन, वो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आखिर हम ट्रांसपोर्ट एक क्रॉस मेम्ब्रेन को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हमारा पोलर होता है, पोलर का मतलब होता है पोलर सबस्टेंस, ठीक है, पोलर सबस्टेंस, ठीक है, पोलर सबस्टेंस। हमारा पोलर सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारा किसमें डिजॉल्व होते हैं? जो हमारा डिजॉल्व होते हैं हमारे किसमें? वाटर में,
होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो लिपिड सॉल्युबल होता है, एक नॉन लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जितने भी लिपिड नेचर के द्रव्य रहते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, और हमारे नॉन लिपिड सॉल्युबल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ हमारे वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इस टॉपिक को बैठा रहिएगा माइंड में, ठीक है। इसको अगर आज हमारी आगे वाली टॉपिक क्या कर रही है, सबस्टेंस आर ट्रांसपोर्ट across the membrane, ठीक है, across the membrane through passive transport and active transport and endocytosis transport। ये वाली टॉपिक ये कर रही है जो हमारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा सबस्टेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब क्रॉस कर रहा है, वो किस किस प्रोसेस से करता है, वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हमारा ऐसे समझिए, जो हमारा केमिकल सबस्टेंस होते हैं, जो केमिकल सबस्टेंस का जो हमारे सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, जो हमारा केमिकल सबस्टेंस के सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो हमारे 3 टाइप की होती है। एक हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और हमारा एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट। फिर से देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट। ये जो हमारे प्रोसेस होती है, जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, जो हमारा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या करता है, इसी के थ्रू हमारा जो सबस्टेंस होता है वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, फिर इसके बाद कुछ नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन सी टॉपिक है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और क्या है हमारा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है। 2 टॉपिक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स और फिर इसके बाद क्या है हमारा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को समझने से पहले देखिए ये हमारा क्या है, ठीक है। इधर मान लीजिए क्या है, इधर हमारा क्या है, पानी है, मान लीजिए पानी, वाटर, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए, अगर हम किसी सबस्टेंस को, ठीक है, किसी सबस्टेंस को यहाँ पे रख दिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हम इसको रख दिए, ठीक है, कोई भी सबस्टेंस हो, इसको हमको पानी में डालना है, ठीक है। ये हमारा पुल है, ऊंचा पुल है, इस सबस्टेंस को हमको पानी में डालना है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से सिर्फ थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा धक्का देंगे, तो ये सबस्टेंस सीधा हमारा किस में आएगा, पानी में आएगा। बात समझ में आ रही है? सीधा हमारा किस में आएगा, पानी में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर इस सबस्टेंस को हमको पानी में उतारना है तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिर्फ धक्का दे लेंगे, ये हमारे सबस्टेंस सीधा ढिंगाटी किस में आ जाएगा, हमारे पानी में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसी वाले सबस्टेंस को अगर हमको यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है, इस वाले गेंद है, मान लीजिए कोई भी सबस्टेंस है, इसको हमको यहाँ तक पहुँचाना है, तो क्या यार थोड़ा सा धक्का देकर यहाँ तक पहुँचा देंगे? नहीं पहुँचा पाएंगे ना। इसको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ से यहाँ तक
में समझते हैं, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं आया, वही बताए हैं, ठीक है। व्हेन एनी सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसमें हमारी एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा कौन सा कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाएगा, ठीक है। इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन वहीं पे जो हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, ये क्या कर रहा है, व्हेन ड्रग या सब्सटेंस मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस हमारा लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर अगर कोई सब्सटेंस बढ़ रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जैसे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की अगर ऐसे बढ़ेगी, देखिए मान लीजिए साइकिल लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की आप तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको साइकिल खींचकर वहाँ तक पहुँचाने में टाइम लगेगा, बताया ना। तो क्या कर, उसमें एनर्जी लॉस होगी, तो वो क्या कर, यही टॉपिक कर रही है, जब हमारा कोई ड्रग या सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है, जिसमें हमको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और वहीं पे अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाती है, ठीक है। अब हम समझेंगे पैसिव डिफ्यूजन क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए, जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो हमारे सेल के अंदर मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, वो हमारे 3 प्रोसेस से होता है। कौन कौन से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन सबको समझने के लिए हम एक नोट्स बनाए हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होता है, और हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स वो होते हैं जब हमारा कोई भी सब्सटेंस या फिर ड्रग मैंने दवा हमारा हाई कंसंट्रेशन से, जैसे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो वहाँ पे हमको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाती है। लेकिन हमारा अगर कोई भी ड्रग या सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, देखिए एक हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, और हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई जा रहा है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसका एग्जाम्पल देखिए। हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसको हम लोग एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा एक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, उसमें हम क्या बताए थे कि जो हमारा हाई कंसंट्रेशन होता है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, जो हमारा सब्सटेंस या फिर ड्रग, वो क्या करते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन हो गया, ये हमारा लो कंसंट्रेशन हो गया। तो हमारे जो सब्सटेंस या फिर ड्रग होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से किसमें मूव करते हैं, लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कर रहा है कि जो हमारा कंपाउंड्स होता है, सब्सटेंस होता है या फिर ड्रग होता है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की सॉरी यहाँ पे सिंगल गलत हुआ। फिर से देखिए, जो हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
ऐसे करके, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, आप जब इस रोड से ऊपर तक जाएंगे, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या करके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, साइकिल को तेज से चलाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद जैसे ही आप हाई कंसंट्रेशन पे पहुंचेंगे, आप क्या करेंगे, देखेंगे कि साइकिल अपने आप सीधा चलेगी, ठीक है, सीधा चलेगी जब तक आपका वो पूरा बराबर में ना आ जाए, तब तक साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हाई कंसंट्रेशन हो गया। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सिर्फ आप हैंडल पकड़े रहिए, साइकिल अपने आप चलती रहेगी। फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया था कि तालाब का, ठीक है, ये तालाब है और ये हमारा क्या है, ये हमारा तालाब है और ये हमारा तालाब, ये हमारा पुल है, ठीक है, पुल है। ऐसे क्या करेंगे, तालाब के ऊपर कोई सबस्टेंस रखे हैं, सॉरी पुल के ऊपर कोई सबस्टेंस रखे हैं, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा ठेल देंगे या फिर उसको सिर्फ वहाँ पे रख देंगे, वो धीरे धीरे हमारे तालाब में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वही तालाब से उठाकर हमको पुल के ऊपर लेकर जाना पड़े तो क्या करेगा, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको चढ़ाना भी तो है, ठीक है, हम चढ़ा रहे हैं पुल पे, तो वहाँ पे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ पे हमको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन है, और जहाँ पे हमको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्रॉस कंसंट्रेशन है, ठीक है। बात समझ में आई, एग्जाम्पल था अगेंस्ट कंसंट्रेशन और एक क्रॉस कंसंट्रेशन, डेफिनेशन समझिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या कह रहा है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि नो एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी क्या है, एटीपी है भाई, ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, किसमें हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। टॉपिक देखिए क्या कर रहा है, सबस्टेंस या फिर ड्रग मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है, जो हमारा सबस्टेंस होते हैं वो मूव करते हैं देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है, यहाँ पे देयर, यहाँ पे मूव डाउन अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसमें जो हमारा सबस्टेंस होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स में, ठीक है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हमारे कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब जब सबस्टेंस हमारा हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, ठीक है। फिर से समझिए, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सबस्टेंस या फिर ड्रग मूव डाउन अक्रॉस कंसंट्रेशन
होता है। पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग किस नाम से, सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और हमारा ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले देखेंगे हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन है वो क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या है, पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग सिंपल डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है वो सब्सटेंस को क्या करता है, मूवमेंट करवाता है या फिर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। किसके थ्रू करवाता है, अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स अभी हमने बताया। अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है वो हमारा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। ठीक है, किसका करवाता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है उसका ट्रांसपोर्ट करवाता है अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। ठीक है, देखिए फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज एनर्जी। ये क्या होता है, जो हमारा अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से एक ऐसा रीजन होता है जिसमें हमारा सब्सटेंस क्या होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में जैसे हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस। ठीक है, कौन सा, नॉन पोलर सब्सटेंस। हम बताए थे नॉन पोलर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। आगे बताए थे हमारे नॉन पोलर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लिपिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका नेचर हमारा लिपिड नेचर की होती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लिपिड नेचर की होती है। तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जितने भी रहेंगे वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई? फिर से देखिए जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, ये क्या करता है, ये क्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स करवाता है। ठीक है, इसमें जो हमारे सब्सटेंस होते हैं या फिर ड्रग होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें किसी भी टाइप की एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में हम देखें जैसे हमारे जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, जो हमारा लिपिड में या फिर ऑयल्स में इजीली क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो हमने आगे बताया था जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो लिपिड नेचर होता है। इसलिए जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस रहेंगे वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएंगे। देखिए जैसे हमारा जो O2 है और हमारा CO2 है, ये हमारा क्या है, सॉरी, जो हमारा O2 है और हमारा जो CO2 है ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली पास हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर लिपिड लेयर से। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली पास हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो वही बोल रहा है कि लिपिड लेयर से हमारा क्या होता है, डायरेक्टली पास आउट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए ये जो है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इधर का जो हम क्या लिए, CO2 लिए हैं और इधर हम क्या लिए हैं, O2 लिए हैं। मतलब एक तरफ ऑक्सीजन लिए हैं, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इधर का हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ऊपर वाला भाग हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और हमारा नीचे वाला भाग क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। हमने बताया था जो हमारी जो आप जानते भी हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारे फ्लूइड का मतलब सेल का इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को भी डिवाइड करती है। ठीक है, तो वही बता रहा है जो हमारे सेल के जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा, और नीचे
डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ठीक है। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो देखिए क्या कर रहा है कि इन दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें भी हमारा जो सब्सटेंस होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इसमें भी हमारे ट्रांसफर क्या हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो भी ट्रांसफर करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन फिर देखिए नीचे क्या कर रहा है, बट विथ हेल्प द, फिर से देखिए, बट विथ द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी, ठीक है। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी हमारे सब्सटेंस का मूवमेंट करवाता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन किसी कैरियर बॉडी से करवाता है, किसी के थ्रू करवाता है, ठीक है। और डायरेक्टली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करवाता है, वो किसी के कैरियर बॉडी के थ्रू करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है एग्जांपल में हम बताएंगे। फिर नीचे देखिए, दैट वाई इट आल्सो पार्ट कैरियर मेडिएटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो हमारा कैरियर बॉडी है उसको हम लोग कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर से देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी ट्रांसपोर्ट का जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन किसी कैरियर की मदद से करवाता है, किसी कैरियर की हेल्प से करवाता है, ठीक है। किसी कैरियर के मदद से या फिर कैरियर बॉडी की हेल्प से करवाता है, और जो कैरियर बॉडी होती है उसको हम लोग कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। किसी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के नाम से जान सकते हैं किसे, जो हमारी कैरियर बॉडी होती है जो हमारे सब्सटेंस को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है, छोड़ती है। ये ऐसी कैरियर मेडिएटेड बॉडी होती है, क्या करती है, सब्सटेंस को ऐसे देती है फिर हमारे सेल्स में ऐसे छोड़ देती है, ठीक है। फिर देखिए क्या कर रहा है नीचे, इट इज सुटेबल फॉर पुअरली लिपिड सॉल्युबल डिफ्यूजिबिलिटी सब्सटेंस, मतलब जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो उस कंपाउंड के लिए सुटेबल होता है जो हमारा पुअरली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो हमारा लिपिड सॉल्युबल में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उस सब्सटेंस के लिए हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सुटेबल होता है, मतलब सही पड़ता है, ठीक है। फिर नीचे क्या कर रहा है, जो हमारा कैरियर यूज सच एज CNC मतलब
फैसिनेटेड डिफ्यूजन का वो देखिए स्ट्रक्चर देखिए। हमने क्या बताया, जो फैसिनेटेड डिफ्यूजन होते हैं वो हमारे सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में भेजते हैं, लेकिन किसके थ्रू भेजते हैं, किसी कैरियर के थ्रू भेजते हैं। तो देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारी क्या पाई जाती है, कैरियर लगी होती है। ठीक है, और जो ये हमारी जो कंपाउंड्स है या फिर ड्रग है या फिर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पोलर सबस्टेंस है। ठीक है, पोलर सबस्टेंस है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजने के लिए हमको किसी कैरियर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये जो हमारे पोलर सबस्टेंस है ये हमारे नॉन लिपिड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स हमारे नॉन लिपिड कंपाउंड्स होते हैं। देखिए ये जो हमारा कैरियर है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सबस्टेंस को लेता है। ठीक है, और इसको सबस्टेंस को लेता है और फिर दूसरा वाला कैरियर हमारा क्या करता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से सबस्टेंस को हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किसी भी मेडिसिन या कंपाउंड को लेता है और हमारे इंट्रा सेलुलर में भेजता है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जो हमारे एंट्री या ग्लूकोज इनटू आरबीसी, जब हमारे ग्लूकोज की एंट्री हमारी आरबीसी में होती है तो हमारा जो ग्लूकोज होता है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है उसको हमारे आरबीसी में भेजने के लिए। ठीक है, तो कैसे हमारा ग्लूकोज आरबीसी में जाता है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2 इनटू इंटेस्टाइन। जब विटामिन B1 और विटामिन B2 का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इंटेस्टाइन में होता है। जब एब्जॉर्प्शन हमारे विटामिन B1 विटामिन 2 का होता है वो भी हमारे इंटेस्टाइन में होता है, तो किसके थ्रू होता है, ये हमारे कैरियर के थ्रू होता है। कैसे होता है ये हम बता दिए हैं। ठीक है, बात समझ। देखिए क्या कर रहा है कि इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर से सुनिए, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है ना इसमें हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हो रहा है। देखिए जो हमारा मैटर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक आपका होता है सोल्यूट, ठीक है, और एक आपका होता है सॉल्वेंट, ठीक है, और एक आपका होता है सोल्यूशन। ठीक है, मैटर जब आप पढ़े होंगे तो मैटर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सॉल्यूट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, मतलब ये हमारा क्या है, हमारा ठोस है। जो हमारा सॉल्यूट है वो ठोस है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारा द्रव है, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, कंपोनेंट्स है, मतलब कंपाउंड्स है जो मिलकर जो बनाता है एक फॉर्मुलेशन होता है। ठीक है, हिंदी मेरे को नहीं आ रहा क्या होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा सॉल्यूट होता है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉल्वेंट पे डिजॉल्व होते हैं, लेकिन वहीं पे जो सॉल्वेंट होता है वो ऐसे कंपाउंड होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, जैसे ये हमारा गिलास में एक पानी ले लीजिए। ठीक है, गिलास में हमारा क्या है, पानी है, मतलब वाटर है, यहाँ पे फिर नमक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नमक है, NaCl जो क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, मतलब पार्टिकल्स है, हमारे ठोस पदार्थ है, मतलब ये पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स है जो हमारे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और जो हमारा वाटर है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, जो डिजॉल्व होगा वो सॉल्यूट है और जिसमें डिजॉल्व होगा वो हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, इससे जो कंपोनेंट बनेगा मतलब मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नमक, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई। सॉल्यूट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारा डिजॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व होता है, सॉल्यूशन ऐसे कंपाउंड, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक टाइप का सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे नमक को डिजॉल्व किया हम लोग पानी में, तो नमक हमारा डिजॉल्व हुआ, किसमें हुआ, हमारे पानी में हुआ। ठीक है, अब पानी में जब नमक डिजॉल्व हुआ तब क्या हुआ, उससे हमारा एक अलग सा सॉल्यूशन बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घोल कहते हैं, नमक पानी का घोल, वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस वाली पॉइंट को हम इसलिए बताएं, इसको देखिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है,
ठीक है, इतना सारा है, मतलब ढेर सारा सॉल्वेंट है, ठीक है। और ढेर सारे सॉल्वेंट को हम लोग क्या, ढेर सारे एक ढेर सारा हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। अब हम सॉल्वेंट कितना लिए, थोड़ा सा लिए हैं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्वेंट लिए हैं। तो थोड़े से सॉल्वेंट को अगर हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो क्या, वो इतने सारे सोल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ इतनी है। इतनी क्वांटिटी में अगर हम सॉल्वेंट को डिजॉल्व करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम तो यही कह रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्यों करते हैं, वो सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सब बात समझ में आ रही है। जैसे इसको, ये जो बिंदा बिंदा है इसको देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारा ढेर सारा सॉल्वेंट है और इसमें क्या है, इक्तूस एसिड क्या है,